दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दानिश की जुबानी में। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की। ये कहानी है केरल की। केरल में एक जिला है मालापुरम और वहां पर एक बैंक है जिसका नाम है साउथ मालामार ग्रामीण बैंक। इसके अंदर से करीब 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए कैश की चोरी होती है। और हैरानी की बात इसमें यह होती है कि बैंक के गेट के बाहर गार्ड तैनात है, वो बैठा है ऐसा कैसे, उसको कोई खबर नहीं। जो लॉक लगे हुए हैं गेट पर वो ऐसे के ऐसे ही हैं, जो ताले हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई ताला नहीं तोड़ा गया, कोई दीवार नहीं तोड़ी गई और किसी को उस चोरी की कानो कान खबर नहीं मिली। शनिवार को चोरी हुई, संडे को बैंक बंद था, मंडे को इस चीज की जानकारी लोगों को मिलती है। तो कहानी है ये एक पति पत्नी की। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके पास बेशुमार दौलत हो जिससे वो दुनिया की हर खुशी, हर ऐशो आराम, पूरी जिंदगी बहुत आराम से कटे उनकी। पैसा उनके पास था नहीं, तो वो सोचते हैं कोई ऐसा शॉर्टकट मिले जिससे उनकी बाकी की जिंदगी ऐश के साथ कटे। अब दिमाग लगाते हैं, कहते हैं जो आदमी काम करना चाहता है जिस काम को, उसी काम में उसका दिमाग चलता रहता है और उसमें वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। तो उन पति पत्नी की प्लानिंग चल रही थी। वो अपने जैसे कुछ लोग ढूंढते हैं, एक टीम। सबसे पहला काम उनका होता है कि पहले एक टीम बनाई जाए। तो दो लोग उनको और मिलते हैं, अब वो हो जाते हैं चार। दो पति पत्नी, मतलब उनमें एक महिला और 3 पुरुष। प्लानिंग करते रहते हैं, कभी ज्वेलरी शॉप लूटने की, कभी किसी के साथ ठगी करने की, अलग अलग प्लान। और फिर उन प्लानों को खुद ही ड्रॉप करते रहते हैं कि ये ठीक नहीं रहेगा, इसमें ये कमी है, ये ठीक नहीं रहेगा, इसमें ये कमी है। अचानक धूम फिल्म रिलीज होती है। अब वो चारों धूम फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म में दिखाया गया है कि जो फिल्म का हीरो है बड़ी होशियारी से, बड़े शातिर तरीके से कैसे लूट करता है, कैसे उस लूट के माल को ले जाता है। तो उस फिल्म से वो इतने इंस्पायर होते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई बैंक लूटा जाए, कैश मिलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी बड़े आराम से रिलैक्स मूड में कटेगी सारी। अब वो बैंक ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कौन सा बैंक आसानी से हमारा निशाना बन सकता है। कुछ लाइनें लिखते हैं कि वहां पर भीड़ कम होनी चाहिए, सीसीटीवी कम से कम होने चाहिए, हाईवे पास होना चाहिए जिससे हम एकदम से रोड पे आ जाएं। बहुत सारी चीजें वो देखते हैं और घूमते रहते हैं, बैंकों की रेकी करते रहते हैं। कई बैंक वो सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको ड्रॉप करते हैं। अचानक वो एक दिन शहर के अंदर होते हैं, एक बैंक उनको दिखता है, उसको देखते ही वो ओके कर देते हैं। वो उनके लिए एकदम इतना परफेक्ट नजर आता है, जबकि वो शहर के बीचों बीच था, वहां पर पूरी चहल पहल, रोड भी इतना बड़ा नहीं। लेकिन फिर भी एक खूबी उसके अंदर उनको मिलती है, उस खूबी के आगे उनका प्लान उसी पर डन हो जाता है। वो खूबी ये थी कि वो बैंक सेकंड फ्लोर पर था। अब ये चीज देखकर उनकी आंखें चमक जाती हैं कि सबसे आसान अगर कोई बैंक हम लूट सकते हैं वो ये है। अच्छा, कुछ भगवान भी उनका साथ दे रहा था। उस बैंक के नीचे वाला जो फ्लोर था उसके अंदर एक रेस्टोरेंट था और वो रेस्टोरेंट किसी का चला नहीं और वो खाली करके चला गया। अब उसके अंदर वो सारी चीजें थी जो रेस्टोरेंट में होती हैं। अब बिल्डिंग का मालिक सोचता है कि अगर इनको उखाड़ूंगा तो सारी चीजें जो बेकार हो जाएंगी, कबाड़े में जाएंगी, तो क्यों ना मैं इसको किसी रेस्टोरेंट वाले को ही दे दूं। तो जो सामान है वो ऐसा का ऐसा ही लगा रहेगा और मुझे किराया भी थोड़ा इसका एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो वो उस पर एक बोर्ड लगाता है कि रेस्टोरेंट के लिए जगह खाली है। अब उनके लिए ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो वो खुशी खुशी उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमें जो है ये किराए पर चाहिए और हम इसमें रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं।
अब मकान मालिक उसका इंतजार ही कर रहा था कि कोई आए और उसको ले। तो वो 50,000 रुपये एडवांस उनसे लेता है, जो वो कैश में देते हैं, क्योंकि उनकी तो प्लानिंग यही पूरी लूट की थी। तो वो कोई भी अपनी आईडी या किसी तरह का कोई इतना जल्दी एग्रीमेंट वो उसको टालते हैं और उसको रेंट पे ले लेते हैं। अब उसके अंदर जाते हैं, देखते हैं उसके अंदर जो सामान है, फर्नीचर है, वो पड़ा हुआ है। तो अब वो बैंक में जाते हैं कि हम ये रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, हमें अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, इसका आगे को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। वो जाते हैं इस मकसद से कि उसमें देख सकें कि कौन सी चीज़ हमारे ऊपर है। तो उनका जो मेन मकसद होता है स्ट्रॉन्ग रूम का होता है कि स्ट्रॉन्ग रूम इसका कहाँ पर है। अब वो देखते हैं स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पर है, अगर हम अपने फ्लोर से लेंटर को तोड़ेंगे तो हम यहाँ पर निकल जाएंगे और सारे कैमरों से बचे रहेंगे, बाहर जो गार्ड बैठा है उससे बचे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको अगला जो उनका प्लान होता है कि अगर हम लेंटर तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आवाज़ होगी तो गार्ड आएगा। तो उसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं कि हम इस रेस्टोरेंट को जो चीज़ें हैं ये विषय वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, या हमें इसका डिज़ाइन सही नहीं लग रहा, हम इसके डिज़ाइन को मॉडिफाई करेंगे। अब वो वहाँ दिखाते हैं कि इसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे। अब वो कुछ लकड़ी के बोर्ड, कुछ ड्रिल मशीन और उसके गेट पर एक बोर्ड लगाते हैं कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और 8 जनवरी को ये रेस्टोरेंट चालू हो जाएगा। बाकायदा उस पर वो डेट डालते हैं कि 8 जनवरी 2008 को ये रेस्टोरेंट चालू हो जाएगा। जब तक इसमें काम चल रहा है हम इसको मॉडिफाई करा रहे हैं। अब मकान मालिक भी खुश, बैंक वाले भी खुश के चाय पानी सब, नाश्ता खाना सब यहीं मिलेगा, नीचे से ऑर्डर करेंगे ऊपर आ जाएगा। अब उसके अंदर खटपट की आवाज़ हो रही है, हथौड़े बज रहे हैं, सबको ये है कि भाई काम चल रहा है, मॉडिफाई हो रहा है तो साउंड तो आएगा ही आएगा। तो अब जब वो उन आवाज़ों से कोई नहीं आता चेक करने क्या हो रहा है, अब वो सोचते हैं भी अब हम अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूम उन्होंने ऊपर से देख ही लिया था। अब वो उसको लैंटर को नीचे से वो धीरे धीरे खोदना शुरू करते हैं जो आवाज़ भी कम हो, और वो हिसाब लगाते हैं कि ये हम कब तक इसको तोड़ लेंगे, क्योंकि उनका जो टारगेट होता है, क्योंकि उन्होंने डेट दी थी 8 जनवरी 2008 की ओपनिंग की, उससे पहले उनको ये काम करना था। तो उसी हिसाब से धीरे धीरे हल्की चोट से वो लेंटर को तोड़ना शुरू करते हैं। अब आती है 30 दिसंबर। अब उनको पता था जो हफ्ते में, जो महीने में 2 दिन हाफ डे, एक हाफ डे होता था और एक संडे की छुट्टी होती है। अब तो खैर शनिवार की भी छुट्टी होने लगी, लेकिन ये बात 2008 की है। तो हर शनिवार को उस टाइम बैंकों में हाफ डे होता था। तो जैसे ही हाफ डे होके बैंक बंद होता है, वो लैंटर से उसमें हॉल कर देते। अब हॉल से करने के बाद वो सीढ़ी के द्वारा उसमें ऊपर चढ़ते हैं। जाने के बाद वो सारा उसमें से जो गोल्ड होता है स्ट्रॉन्ग रूम में, तो करीब 80 किलो गोल्ड वो उसमें से उठाते हैं और 25 लाख कैश वो सारा उस सुरंग से अपने नीचे वाले फ्लोर में लाते हैं और ऊपर दीवार पे लिखते हैं वो जय मऊ, क्योंकि वहाँ पर एक नक्सली संगठन जो है, तो वो जो सुनसान जगह पर एटीएम है, बैंक है, तो वो उनके कई रिकॉर्ड थे कि वो नक्सलियों ने लूटे थे। तो जो इस प्लान का मास्टरमाइंड होता है वो आगे की सोच के रखता है कि अगर हम चोरी करने में सक्सेस हो गए वो एक अलग पार्ट होगा, लेकिन अब पुलिस से जो बचना है वो एक अलग पार्ट है, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेती है। उसके अंदर बहुत जो ऑफिसर हैं इंटेलिजेंट होते हैं और वो कुछ ना कुछ पकड़ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। तो उसने हिसाब अपने दिमाग में ये लगाया कि क्यों ना कि हम इस चोरी का नाम किसी और पे लगाएं जो पुलिस ढूंढे ही ना, क्योंकि अगर सर्च करेगी तो पकड़ लेगी और वो सर्च ही नहीं करेगी तो फिर कहाँ से पकड़ लेगी, वो उसी के पीछे रहेगी जिसके पीछे वो लगा रहा है। तो उसने सोचा क्यों ना इसका नक्सलियों का नाम लगाया जाए, तो जय मऊ लगाते हैं, जैसे हमने फिल्मों में भी देखा है। जैसे अभी बाहुबली फिल्म आई थी तो उसमें एक जो हीरो है वो जय माहेश्वरी के नाम से जब जंग पे जाता है तो जब यही बोलता है, और जो चंबल के डाकू थे तो बोलते जय महाकाली या जय दुर्गा माता। तो इसी तरीके से जो नक्सली हैं उनका एक जो स्लोगन कहो या उनका नारा तो जय मऊ होता है उनका। तो वो दीवार पे लिखता है जय मऊ, जिससे पुलिस का ध्यान उधर ही जाए। और 80 किलो सोना जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए थी और 25 लाख रुपए कैश लेकर वो नीचे आते हैं और अपना
बैग में लेके, और बाहर गार्ड ऐसा का ऐसे ही बैठा है, उसको पता है कि नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई बात नहीं, साउंड तो आएगा ही, ताले भी ऐसे कैसे, सीसीटीवी भी ऐसा कैसे लगा हुआ है, और उन्होंने अंदर ही अंदर अपनी चोरी करी और वहां से अपना सामान उठाया और वहां से चंपत। अब इतवार को भी ऐसा कैसे बैंक है कि खुलेगा तो है नहीं, तो उनके पास भागने का पूरा दिन है, तो वो उस जो इलाका था उससे बाहर। अब सुबह कोई स्टाफ आता है सोमवार के दिन, आकर लॉक खोलते हैं, और जैसे ही वो स्ट्रांग रूम में जाते हैं तो मैनेजर की हवा खराब कि ये क्या हो गया, गार्ड बाहर बैठा हुआ है, एकदम हड़कंप मच जाता है, पुलिस बुलाई जाती है। तो वहां पर एसपी विद्यन जी के देख रेख में इसकी जांच होती है। अब जाहिर सी बात है, नीचे हॉल हुआ है, अब वो पुलिस नीचे जाती है, वहां से सब गायब, क्योंकि उन लोगों ने बाकायदा कुर्सी मेज भी खरीदी थी दिखाने के लिए लोगों को, कुछ काउंटर भी मंगाए थे जो कुछ दिन बाहर रखे रहे, फिर उन्होंने अंदर करे जो लोगों को बिल्कुल भी शक ना हो, वो सामान सब ऐसा कैसे ही पड़ा है। अब एसीपी विद्यन जब देखते हैं उस पर जय माओ लिखा हुआ, तो वो भी, उनको भी समझते हुए देर नहीं लगती, ये काम नक्सलियों का है, और नक्सलियों का तो सीधा सा हिसाब है, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए तो पुलिस तो है ही, बाकी जो हमारे देश की आर्मी है वो भी लगी रहती है। अब आर्मी को, अब नक्सल का मामला ऐसा है, उनका बहुत, वो जंगल के बिल्कुल अंदर रहते हैं और बहुत अंदर, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और यही चीज जो जो चोर थे उन्होंने लगाई थी कि नक्सल के ऊपर अगर शक चला गया तो हम सेफ हैं, क्योंकि पुलिस, नक्सल वैसे ही बैंक उन्होंने कई लूटे थे जो उनकी हिस्ट्री थी, और ये भी उसी हिस्ट्री में चला जाए तो पुलिस हमें नहीं पकड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नक्सल पर जाकर थोड़ा केस, जो पुलिस का जो तेजी है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे भी जो देखते हैं कि जय मऊ लिखा हुआ है, लेकिन अब पुलिस को तो जांच तो करनी है। पुलिस नीचे जो मकान मालिक था उसको बोलते भी रेंट एग्रीमेंट लाओ, जो उन्होंने आईडी दी है वो लाओ, जो 50,000 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है वो दिखाओ, क्योंकि जीरो इन से शुरू होगा तो जाहिर सी बात है उसी से होगा। तो अब जो चोर थे वो पहले ही उन्होंने आईडी सब फेंक दी, और जो कैश है, वो जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो कैश उन्होंने दिया, उन्होंने ऑनलाइन दिया ही नहीं वो। तो कुल मिला के वो कागज सब जाली, और मकान मालिक के हाथ में भी कुछ नहीं और पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं। तभी एक फोन आता है किसी होटल से, किसी अनजाना व्यक्ति का फोन आता है, वो कहता है कि एक नक्सली किसी फला होटल में रुका हुआ है, और वो जो बैंक का जो सोना है वो उसी के पास है। अब पुलिस सुनते ही फौरन आनंद फानन में एसपी विद्यन जी की टीम वहां पहुंचती है, और उस होटल पे छापा मारा जाता है, सर्चिंग अभियान चलता है, तो पता चलता है 1 किलो सोना वहां पर वाकई में ही उसी बैंक का चुराया हुआ मिलता है। अब जो चोर था उसका दिमाग ही ये था कि खाली जय महू लिखने से काम होगा नहीं, कुछ बरामदगी भी दिखाई जाए, और ये टोटल इसकी जो दिशा है वो नक्सलियों पर ही रहनी चाहिए, तभी हमारी जिंदगी ऐसे कटेगी और तभी हम इस पैसे का यूज कर पाएंगे। अब एसपी विद्यन जी ने वो सोना कलेक्ट किया, सारी चीज हुई, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं हुई। पुलिस ने, जो आला अधिकारी थे, जब उनकी बैठक हुई, उन्होंने कहा कि ये हमें भटकाने की कोशिश हो रही है, ऐसा है नहीं कि ये नक्सलियों ने किया है, क्योंकि वो नक्सलियों के और भी बहुत सारे निशान थे, क्योंकि वो सीधा तोड़ते, मतलब वो डकैती टाइप का स्टाइल था उनका, ये सुरंग उरंग का उनका नहीं था, बहुत सारी चीजें थी उनकी। तो एसीपी साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि ये ऐसा है नहीं। तो अब वो वापस क्राइम सीन पर जाते हैं, और कुछ सामान वहां पे बरामद हुआ था, वहां पे एक जोड़ी चप्पल मिलती हैं जो लेडीज की होती हैं, तो इससे क्लियर हो गया कि इस चोरी में कोई लेडीज भी शामिल है। कुछ शराब की बोतलें होती हैं, कुछ टूल होते हैं जैसे सरिया टाइप या रॉड टाइप, जिनसे वो लॉकर को तोड़ा जाए, और जो ड्रिल मशीन का एक ब्लेड मिलता है वहां पे टूटा हुआ। तो पुलिस उनकी जांच में लगती है, कहाँ से खरीदे गए हैं, वहां पर कोई सीसीटीवी में आया हो, पुलिस उस दिशा में जाती है, और जो मकान मालिक था और जो कुछ बैंक वाले थे उनसे स्केच बनवाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता कुल मिलाकर, ना वो स्केच की वजह से होता है, ना इस सामान की वजह से होता है, और ना ही वो नक्सली की दिशा में होता है। पुलिस फिर जीरो पे। अब एसपी विद्यन परेशान, केरल के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, 80 किलो सोना, करीब 8 करोड़ रुपए का, 25 लाख रुपए कैश। अब कैसे इनको जाने दें, पकड़ना लाजमी है। तो अब वो जो टावर है वहां का डंप डाटा निकालने की जो पूरी फाइनल करते हैं, कि जो मोबाइल कंपनी है, आईटी सेल है, साइबर एक्सपर्ट है, सबको बुलाते हैं, कहते हैं इस टावर की
रेंज में जितने भी मोबाइल थे, अब मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं, अब इनको सबको जीरो इन करना है। तो जो एक्सपर्ट थे वो करीब, जब वहां की कॉलिंग डाटा निकालते हैं तो 25 लाख लोग मोबाइल उस टावर की रेंज में थे 30 दिसंबर को, जब ये चोरी होती है 29 से 30 दिसंबर को 25 लाख मोबाइल उसकी रेंज में थे। और 25 लाख का नाम सुनकर हालत खराब पुलिस की, कि अब सबको फोन करना है और सबकी जांच करनी है। अब पुलिस ने फोन करने शुरू करे, क्योंकि जो ओरिजिनल आईडी से हैं, अब मेरा नाम दानिश है, दानिश के नाम से ही मेरा नंबर है, तो पुलिस को उस पर शक भी नहीं होगा कि जैनमन बंदा है, क्योंकि जो जो चोर थे या जो जो भी क्रिमिनल है वो अपनी असली आईडी से मोबाइल नंबर नहीं लेगा, क्योंकि उसने रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बनवाया था और सारी चीजें पहले से ही वो चौकस थे पूरे तरीके से, तो वो मोबाइल नंबर कैसे लेते। तो एसपी विजयन जी ने सोचा कि इसी को हम चेक करते हैं। अब फोन होते हैं, चेकिंग चलती है, तो जो डमडाटा पुलिस चेक करती है 25 लाख लोगों का, तो उसमें 24,99,999 नंबर बिल्कुल सही पाए जाते हैं। सिर्फ एक नंबर ऐसा मिलता है उसके अंदर, एक नंबर जो फेक आईडी पे था, प्राइवेट नंबर। अब पुलिस को चाहिए ये था, पुलिस उसको फोन करती है तो रिंग जा रही है उस पर, तो पुलिस उससे बात नहीं करती और पुलिस सीधा उसको, जो एसपी विद्यन है, उठाने का फैसला करते हैं। अब पुलिस उसके एड्रेस पर पहुंचती है, एड्रेस निकलता है उसका कुजीकोड़ी जगह का नाम था, और जोजफ उस चोर का नाम था, जोजफ जिसका वो नंबर था उसका नाम था। तो पुलिस कुजीकोड़ी पहुंचती है और वहां से जोजफ को के पास पहुंचे। जोजफ को इस बात का दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं कि पुलिस यहाँ पे भी आ सकती है, क्योंकि उसने कोई सबूत, कोई फिंगरप्रिंट छोड़ा ही नहीं था क्राइम सीन पर। और वो तो जैम और नक्सली वाला भी एंगल बिल्कुल सेट करके आया था कि पुलिस अपना उसी में उलझी रहेगी और मैं यहाँ पे मजे लूंगा। अब पुलिस को देखकर वो खुद चौंक जाता है कि पुलिस यहाँ कैसे आ गई। अब पुलिस उसको उठाती है, उसकी पत्नी को उठाती है, और जो उसके साथ में होते हैं दो और, उनको उठाती है और सीधा थाने। अब पुलिस उनकी खातिर तवाज़ा करती है। अब उनसे पूछती है कि माल बताओ इसका कहाँ है। अब ये भी जो केरल का इतिहास है उसमें है कि सबसे बड़ी चोरी है ये, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चोरी है। और इसका एक रिकॉर्ड ये भी था कि बरामदगी भी सबसे ज्यादा इसी में हुई थी। तो जो 80 किलो सोना था, 1 किलो होटल में था कुछ, क्योंकि जो एसीपी विद्यन थे जो इसकी जांच कर रहे थे, तो जांच करते करते करीब 2 महीने के आसपास, मतलब 56 डे में ये केस सॉल्व हुआ था। जो पुलिस वाले सॉरी अपराधी पकड़े गए थे, पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, 56 दिन में केस सॉल्व हुआ था। तो 56 दिन तक उन्होंने खूब ऐश की, खूब मजे करे, अय्याशी करी, घूमे फिरे और पैसों को ठिकाने लगाया। लेकिन फिर भी जो इसमें बरामदगी है काफी बड़ी हुई थी। अब उनको अरेस्ट किया जाता है, जो माल था पकड़ कर लेकर बैंक को दिया जाता है कोर्ट के माध्यम से। अब केस चलता है, केस भी काफी लंबा चलता है, 56 डे तो में तो ये केस खुला था। अब जो केस चलता है कोर्ट में 5 साल कुछ महीने तक लोअर कोर्ट में ये केस चलता है। और वहां पर फिर जो सजा होती है, जो उसमें लेडीज थी, जो उसकी पत्नी थी जोसेफ की, उसको 5 साल की सजा होती है, और बाकी जो 3 थे शातिर, उनको 10-10 साल की सजा होती है। अब जो 5 साल कुछ महीने में ये फैसला आया था, तो जो लेडीज थी 5 साल की सजा काट चुकी थी, इसलिए उसकी रिहाई हो जाती है। उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट में फैसला जाता, केस जाता है, तो हाई कोर्ट भी उसको सेम वही पनिशमेंट देती है जो लोअर कोर्ट ने दी थी। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहां का भी फैसला इसका आया नहीं है अभी क्या है। तो ये थी कहानी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी की। किस तरीके से उन्होंने धूम फिल्म देखी और कैसे उन्होंने प्लानिंग करी और चोरी कर भी ली और भाग भी गए, लेकिन एक फोन की गलती से वो चोर पकड़ा गया। तो ये थी आज की कहानी। बाकी किसी नई कहानी के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अगर आपने चैनल को लाइक ना करा हो, लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कल किसी और वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।